नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में कि जो आपके गुणसूत्र होते हैं अगर वो असामान्य रूप से परफॉर्म करें या असामान्य अवस्था में आ जाएं तो किस तरीके की जेनेटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या हेल्थ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो विषय यही है कि क्या होता है जब हमारे गुणसूत्रों में कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक है। और पहले तो मैं एक ही वीडियो बनाना चाह रहा था इसमें, पर काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक, कई सारी आपकी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसको लगभग 5 से 6 भागों में मैंने तोड़ा है। और आप सीरियल वाइज इन्हें देखेंगे ना तो आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से आपके जेनेटिकल डिसीजेज़ हैं, कौन सा आपका ट्राइसोमी 21 है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13, 18 इस तरीके से पूछा जाता है। मोनोसोमी क्या होती है। तो एक बोल सकते हैं वास्ट टॉपिक है जिससे कई सारे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे रटने के बजाय तो आपको ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आपको सिर्फ ये याद करना है कि क्या बोलते हैं, जैसे ट्राइसोमी 21 को क्या बोला जाता है या फिर मोनोसोमी को क्या बोला जाता है। मोनोसोमी अगर एक्स है तो उसे क्या बोला जाता है। बस यही चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो दिमाग में आपके काफ़ी टाइम तक ये रहेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जब ये 5 से 6 वीडियोज़ आप कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर जाएगा। तो पहला जो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कि टाइप्स ऑफ जेनेटिकल चेंजेस एंड द न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़। ये होते क्या हैं ये टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल्स होती हैं, जब कोई आपकी लिविंग थिंग्स होती है तो दो ही तरीके की आपकी सेल्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल और केवल आपका न्यूक्लियोइड पाया जाता है और बाहर से एक सेल वॉल लगी होती है। पर हाँ, कुछ जो होती है आपकी जो यूकैरियोटिक होती है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। बाहर से एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है और फ्लैजेला लगा होता है। जैसे बैक्टीरिया होता है तो प्रोकैरियोटिक होता है। जबकि इंसान हो गए या आपके जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स हो गए, एनिमल और प्लांट्स की बात करेंगे तो वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस। ठीक है ना। और क्रिप्टोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, मतलब कई सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी तो बात नहीं कर सेल्स की। बस इतना समझ जाइए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो या तो डीएनए का होगा या तो आरएनए का होगा। या फिर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ कई सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखना बस अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा, बात करेंगे तो मैंने यहाँ बता दिया प्रोकैरियोटिक सेल्स ये हो गई आपकी, डीएनए स्ट्रक्चर होता है आपका अंदर की तरफ। पर जब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूँ तो एनिमल सेल्स होती है और आपकी प्लांट सेल्स होती है। प्लांट सेल्स में आपने देखा होगा हरा रंग जो होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, जो एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स में एक अलग से चीज़ पाई जाती है जिसे लाइजोसोम बोलते हैं। तो ये याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई ये क्रोमोसोम बनते का है। तो जो सेल होती है आपकी उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यूकैरियोटिक सेल्स की, जो एनिमल और प्लांट्स में होते हैं। और मैं अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि ह्यूमंस की, तो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स आ जाएंगे और एनिमल सेल्स में वो आएगा। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम आपका क्या होता है, बनता है। क्रोमोसोम फिर क्या होता है कि आपका डीएनए फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, डीएनए फॉर्मेशन। और जो आपका डीएनए होता है उसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर होता है। एक ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एडनिन होता है, थाइमिन होता है। अगर आगे बात करें तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अब डीएनए आपका खुलता है ना, ये पूरा पैटर्न खुलता है। तो जब खुलता है तो ये क्या करता है, आरएनए में चेंज होता है। तो बाकी सारे बेस पेयर तो आपके सेम रहता है। साइटोसिन साइटोसिन रहता है, ग्वानिन ग्वानिन रहता है, एडनिन एडनिन रहता है। पर जो आपका थाइमिन होता है वो यूरासिल में आपका क्या कर देता है, चेंज कर देता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इसी के थ्रू आपका प्रोटीन का निर्माण होता है बॉडी में, जो आपके ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें क्रोमोसोम के बाद एक, जब ये आपका मिलते हैं ना आपस में, जब ये जुड़ते चले जाते हैं तो एक सुपर कॉइल पोजीशन में आती हैं सारी के सारे क्रोमोसोम। उसके बाद ये कॉइल्स फॉर्म में आके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, मतलब अलग अलग होने लग जाते हैं, अलग अलग मतलब गुच्छों में आने लग जाते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छ होते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये अलग होकर हिस्टोन प्रोटीन को बाहर की तरफ निकाल देता है। और ये स्ट्रक्चर क्या कर देता है, बिल्कुल आपका डबल हेलिक्स में आ जाता है और इसी को बोलते हैं आपका क्या, डीएनए। तो याद रखना क्रोमोसोम से आपका क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डबल हेलिक्स जो सिस्टम था ये किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, ये याद रखना है। वॉटसन एंड क्रिक ये दो आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। ठीक है। तो ये यहीं पे मैंने बता रखा है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम,
जिसमें आपके क्रोमोसोम के ये नीचे की तरफ क्या लगे होते हैं, इन्हें बोलते हैं टेलोमेर बोलते हैं, और इसी के बाद आपका डीएनए फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। अच्छा, सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल्स होती हैं वो सेल्स कई सारी सेल्स मिलके टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं, उत्तकों का निर्माण करती हैं हमारी बॉडीज़ में। वो टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ये पूरी हमारी बॉडी बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेडिकल जेनेटिक्स में टाइप्स ऑफ द जेनेटिकल चेंजेस अगर बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, उसमें लगभग 20,000 अलग अलग तरीके की जीन्स होती हैं हर एक सेल में। ये याद रखना, हर एक सेल में 20,000 अलग अलग तरीके के जीन्स होते हैं जो लोकेट करते हैं आपके, ये जीन्स जो होते हैं ये लोकेट करते हैं आपके क्रोमोसोम्स में, ठीक है ना। यही जो आपने देखा होगा कि बेटा है वो अपनी माँ की तरह दिख रहा है, पिता की तरह दिख रहा है, अपने मामा की तरह दिख रहा है, अपने चाचा की तरह दिख रहा है, तो ये सारा जो कारनामा होता है इन जीन्स का ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्रोमोसोम जो होते हैं स्टिक शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया है, बिल्कुल जैसे आपकी, जैसे बोल सकते हैं लकड़ी होती है, स्टिक होती है आपकी, ठीक है ना, डंडी होती है, उस तरीके की होती है। और ये बनते हैं आपके कहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में बनते हैं। ह्यूमंस में आपके 23 जोड़े मिलते हैं, किनके, क्रोमोसोम्स के, गुणसूत्रों के 23 जोड़े। तो 23 जो होते हैं आपके, वैसे देखो मैं बता देता हूँ कि पिता से भी कितने होते हैं, देखो 46, तो उनके भी होंगे 23 जोड़े, मतलब टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र उनमें भी होते हैं। माता में भी कितने होते हैं, 46 होते हैं। पर जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बन जाने चाहिए 92। पर होता क्या है कि यहाँ पर आपके ये हाफ ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं, हाफ ब्रेक होते हैं। जब भ्रूण बनता है ना तो वहाँ पे वो क्या कर देता है, हाफ ब्रेक हो जाता है सिस्टम, और हाफ ब्रेक करने से वो 46 आ जाते हैं फिर से दोबारा से। तो एक इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 ये 23 पेयर में होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं हमारे पास। उनमें से 22 जोड़े जो होते हैं ना, ये याद कर लेना, 22 जोड़े जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। और एक होता है हमारा, जैसे बोलते हैं आपका सेक्सोम, जिससे हमारा क्या होता है, जो सेक्स है वो डिटरमाइंड होता है, महिला या फिर क्या बोल सकते हैं आपका पुरुष होगा, ये पता लगता है। पुरुषों में अगर देखा जाएगा, मेल्स में, तो ये तो बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेल्स में क्या होता है आपका XY होता है, और फीमेल्स में आपका क्या होता है XX होता है, ठीक है ना। अगर XX मिलते हैं तो आपकी क्या बनती है, गर्ल बनती है, लड़की पैदा होगी। XY होता है तो बॉय बनेगा, तो ये आप जानते हैं। अब होता क्या है कि जब 46 रहता है तब तो नॉर्मल है, पर कभी कभी क्या होता है इनकी संख्या बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, तब देखने को मिलता है। इन्हें बोलते हैं आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर आपका जो क्या हो सकता है ऑर्गन फॉर्मेशन से लेकर, या फिर बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है। ये दोनों तरीके से हो सकता है। आपका क्या हो सकता है, ये जेनेटिकल भी हो सकता है, मतलब इनहेरिटेड भी हो सकता है, परिवार मतलब पुश्तैनी भी हो सकता है। ऐसे आपने देखो कई सारी बीमारी होती है, जैसे किसी को अगर बोल सकते हैं हार्ट की बीमारी है, तो हार्ट की बीमारी पुश्तैनी होती है कईयों को। पर कभी कभी ये क्या होता है, जैसे हमारी डेली वाइज की जो लाइफ होती है उनसे भी इसमें क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे आगे लिखा हुआ है। तो दो तरीके के जेनेटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला आता है आपका क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़, और दूसरा आता है सिंगल जीन डिफेक्ट। ये दो तरीके अभी पढ़ेंगे हम। तो अगर बात करें भाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी क्या होती है, तो बच्चों में जो बच्चा होता है ये या तो फिर हो सकता है कि उसमें क्या हो, इनहेरिटेड हो। इनहेरिटेड मतलब कि उससे किन से मिल रहा हो, अपने पूर्वजों से मिलती हुई आ रही हो, या वो बोल सकते हैं कि आपकी कैसी बीमारी हो जो पुरखों से चली हुई आ रही हो। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो वो इनहेरिटेड मिल सकता है उसे अपने माता पिता से, या फिर हो सकता है कि वो फैमिली हिस्ट्री ना रखता हो। अगर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आती है, कोई बीमारी आती है, तो फैमिली हिस्ट्री ना रखती हो, ये भी हो सकता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं तो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ जो आप याद करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं एनियोप्लॉडी। ये एनियोप्लॉडी कंडीशन क्या होती है, जब क्रोमोसोम होते हैं ना तो नॉर्मल कितने होते हैं 46, टोटल मिला के 46, और पेयर कितने होते हैं आपके 23। तो जब ये क्रोमोसोम या तो आपके बढ़ जाए, मतलब 46 से 47 48 इस तरीके से हो जाए, या फिर ये कम हो जाए, तो वो कंडीशन होती है आपकी एनियोप्लॉडी कंडीशन। कौन सी, एनियोप्लॉडी, ये याद कर लीजिए आप। तो लिखा है मोर और फ्यूअर क्रोमोसोम देन द नॉर्मल नंबर। इसका एग्जांपल जैसे एक डाउन सिंड्रोम आता है, ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। आगे जब टॉपिक आएगा ना, अभी तो इस वीडियो के बाद मुझे लग रहा है कि जो आएगा वो डाउन सिंड्रोम ही आएगा, तब मैं डाउन सिंड्रोम को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कौन कौन से इसके बोल सकते हैं फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्योर किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ जाए कि डाउन सिंड्रोम जो है वो एनियोप्लॉडी का आपका क्या एग्जाम्पल है। इसमें ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी मतलब कि जैसा मैंने बताया कि आपके 23 गुणसूत्र होते हैं,
23 गुणसूत्र क्या होते हैं, ये पेयर में होते हैं, 1 2, फिर इस तरीके से एक पेयर हो गया, फिर इसी तरीके से दूसरा पेयर ये हो गया। तो ट्राइसोमी में क्या होता है कि आपका कोई पेयर होगा ना, वहां पे एक और क्रोमोसोम जुड़ जाएगा और वो क्या बना देगा, ट्राइसोमी बना देगा। तो ये होती है। और ट्राइसोमी का मतलब होता है 3 आ जाएंगे क्रोमोसोम, वहां पे 3 आ जाएंगे, गुणसूत्र 3 हो जाएंगे। और 21 मतलब जो जिसे इफेक्ट कर रहा है वो कौन से नंबर का, आपका 21वें नंबर का आपका क्या है, क्रोमोसोम पेयर है। टोटल मिला के 23 होते हैं ना, तो ये 21वें क्यों कर रहा है। अब मैंने बोला था कि जो 22 तक होते हैं आपके, वो तो आपके कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब उनका लेना देना नहीं होता सेक्स से, ठीक है ना। जबकि जो 23वां होता है अगर उस पर इफेक्ट आता है तो वो आपका सेक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। ट्राइसोमी जो डाउन सिंड्रोम जिसे बोला जाता है, उसमें जो 21वां जो आपका कौन सा है, 21वां जो आपका पेयर है गुणसूत्र का, जो आपकी क्या है बोल सकते हैं, जो आपका हाँ पेयर ही बोलेंगे, जोड़ा है, उसमें एक और कॉपी आ जाती है, जिससे वो कितने हो जाते हैं, टोटल काउंट कितना हो जाता है, 46 से कितना हो जाता है, 47 हो जाता है ट्राइसोमी 21 में। एक होता है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो महिलाओं में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ये 23वें से रिलेटेड होता है आपका। तो टर्नर सिंड्रोम को मैं बता दूं, इसे एक्स नॉट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्स नॉट। एक्स नॉट मतलब एक एक्स क्या होता है आपका, नहीं होता, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे फीमेल्स में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, या फिर क्या बोलते हैं मेल्स में क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो उसमें एक एक्स हट जाता है, एक एक्स हट जाता है, एक एक्स हट जाता है, तो इसे एक्स नॉट बोला जाता है। उससे क्या होता है कि टोटल काउंट जो आपका 46 था वो 45 पे आ जाता है। तो ये याद रखना, वन ऑफ द टू सेक्स क्रोमोसोम इज नॉट ट्रांसफर्ड, कि एक ट्रांसफर नहीं होता, दिस लीव्स अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, जिससे क्या होता है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है, और उससे जो काउंट हो जाता है 45 रहता है बजाय किसके, 46 के। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम एक मोनोसोमी है। मोनोसोमी मतलब, मोनोसोम मतलब जिसमें एक सिंगल रह जाए, इसे बोलते हैं मोनोसोमी। जब एक रह जाए, दो की जगह एक रह जाए। ट्राइसोमी जब 3 हो जाए, दो की जगह 3 हो जाए। अब देखो दूसरी प्रोसेस, तो एन्यूप्लॉडी याद रखना, जब आपके कम या ज्यादा हो जाते हैं तो उसे एन्यूप्लॉडी कंडीशन बोलते हैं। डिलीशन, डिलीशन मतलब होता है जब कोई चीज क्या हो जाती है, हट जाती है, मिसिंग हो जाती है, तो उसे डिलीशन बोला जाता है। डिलीट से याद कर सकते हैं, दिस इज द व्हेन द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स इज मिसिंग, जब क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, वो होता ही नहीं, और पार्ट ऑफ द डीएनए कोड इज मिसिंग। जैसे आगे चलें तो डिलीशन को चलो आगे बता देंगे। जैसे आपका कौन सा आता है, आपका क्राइडू चैट आता है, आई थिंक वो डिलीशन से रिलेटेड है। क्राइडू चैट आता है, उसमें आपका क्रोमोसोमल 5 इफेक्ट होता है। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करता है डिलीशन प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, बात करें इन्वर्जन की, तो इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो ब्रेक करता है। होता है क्या है कि क्रोमोसोम इस तरीके से, आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट ये छोटा होता है, इसे बोलते हैं पी पार्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं क्यू पार्ट। लास्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा बाई फिगर। तो अभी फिलहाल ये समझ जाइए, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। तो क्रोमोसोम ब्रेक्स जब क्या करता है, क्रोमोसोम ब्रेक कर जाएगा, मतलब क्रोमोसोम से मतलब मान लो कि उसका पी पार्ट हट गया, एंड पीस ऑफ इट टर्न अराउंड एंड रीअटैचेज इटसेल्फ, हटके दूसरी जगह चला जाए या फिर रीअटैच हो जाए, तो इसे बोलते हैं इन्वर्सन प्रोसेस। इन्वर्सन कैन बी पास डाउन इन फैमिलीज, ये क्या होता है कि फैमिलीज के थ्रू आ सकता है, पारिवारिक हो सकता है, बट दे मे और मे नॉट कॉज द बर्थ डिफेक्ट। पर इससे क्या हो सकता है कि जो जन्म के टाइम पे कोई डिफेक्ट आएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर जो प्रोसेस आती है वो आती है रिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होता है, वन वेयर द एंड आर अटैच्ड, आपके जो एंड्स होते हैं, ये वाले एंड्स होते हैं, ये क्या होने लग जाते हैं, अटैच होने लग जाते हैं दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो एंड्स आर अटैच टू इटसेल्फ टू फॉर्म अ रिंग। तो ये क्या होता है कि ये उल्टा पड़ जाएगा, तो आप देख लीजिए ये एंड है ना, तो इसको उल्टा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये एंड हो गया, और ऊपर वाला इस तरीके से, तो वो ऐसा ऐसा जुड़ जाएगा, तो एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसे बोलते हैं रिंग, ठीक है ना। तो जब एंडेज क्या होता है, आपके एंड्स क्या होते हैं क्रोमोसोम्स के, जब आपके जुड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये देखो यहाँ पर देखिए, ये होता है आपका क्रोमोसोम्स, ऊपर वाले पार्ट को पी बोलते हैं, ये क्यू होता है, और ये होता है जहाँ पे ये क्या करते हैं, आपका जुड़े हुए रहते हैं। और जो ये कॉर्नर्स होते हैं इन्हें बोला जाता है टेलोमेर, क्या बोला जाता है, टेलोमेर। तो जब ये उल्टे पड़ते हैं और यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब ये मान के चलिए ये यहाँ से उल्टा जुड़ के ऐसे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट टूट के ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ये टेलोमेर लगा हुआ है, ऊपर वाले पार्ट का टेलोमेर भी यहाँ पे जुड़ गया, तो रिंग फॉर्मेशन बना देगा। चलो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। ड्रिंक कैन बी पास डाउन इन द फैमिलीज, दे मे और मे नॉट कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
अब बात करेंगे ट्रांसलोकेशन की। तो लिखा हुआ है दिस इज व्हेन अ क्रोमोसोम सेगमेंट रीअरेंजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आपका क्या करता है, क्रोमोसोम सेगमेंट आपका क्या होता है, अलग होकर चला जाता है, तो उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इट कैन हैपन आइदर विद इन द सेम क्रोमोसोम, या तो ये उसी में हो सकता है जो समान है, सेम है, या फिर हो सकता है कि टूट के उसी में लग जाए, या फिर दूसरे के साथ भी क्या हो सकता है, वो जुड़ सकता है दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ। तो इसमें दो तरीके के आपके ट्रांसलोकेशन प्रोसेस आती है, एक बैलेंस्ड आती है। तो लिखा हुआ दिस इज व्हेन द डीएनए इज इक्वली एक्सचेंज बिटवीन द क्रोमोसोम्स, नो डीएनए इज लॉस्ट और एडेड। कोई डीएनए आपका लॉस्ट नहीं होता, एडेड नहीं होता, उसी के साथ जुड़ जाता है। अ पेरेंट विद द बैलेंस ट्रांसलोकेशन इज द हेल्थी। याद रखना, जब पेरेंट्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, तो अगर उनमें बैलेंस ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ही और सी मे बी एट रिस्क फॉर द पासिंग ऑन द अनबैलेंस्ड क्रोमोसोम टू चाइल्ड। पर अगर इस तरीके की प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसलोकेशन की प्रॉब्लम अगर किन में, माता पिता में, अगर उनके बच्चों में आया तो उनके बच्चों में रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है ना। दूसरा आता है आपका, कौन सा आता है, तो दूसरा आता है आपका रॉबर्टोसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, बैलेंस ट्रांसलोकेशन ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम क्या करता है, ज्वाइन करता है एंड किसके, दूसरे को। जैसे इसमें क्या है, या तो वो खुद के साथ हो जाए या दूसरे के साथ लोकेट हो जाए। यहाँ पर वो क्या करता है कि क्रोमोसोम का एक एंड दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन को जो लास्ट वीडियो जो बनाऊंगा इस वाली टेबल में, वो मैं बता दूंगा बाय फिगर। ठीक है ना। फिलहाल आगे चलते हैं। फिर एक आती मोसाइसिज्म। मोसाइसिज्म जो प्रोसेस है उसके बारे में भी आगे बताया जाएगा अच्छे से, फिलहाल पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस इज व्हेन अ पर्सन हैज द टू और मोर सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम। जब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं उसके पास सेट्स होते हैं, इन हिज और हर सेल्स विद डिफरेंट जेनेटिकल मैटर। पर जो जेनेटिकल मैटर होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस जो आती है वो आती है सिंगल जीन चेंजेस की। तो ये पढ़ लेते हैं। अ चेंज इन द सिंगल जीन causes a defect or the abnormality, single gene changes usually have the higher risk। इसमें ज़्यादा रिस्क होता है आपका, ठीक है ना, और being passed on to children। सिंगल जीन चेंजेस कैन बी, तो ये डोमिनेंट भी हो सकता है। जैसे डोमिनेंट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मलिटी होती है वो किस तरीके से ऑक्योर करती है, जब आपका एक जो आपका जीन होता है किसी भी पेरेंट से, किसी भी एक पेरेंट से क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। मतलब माता या पिता में से किसी का क्या है, जीन क्या है, या उसमें क्या देखने को मिल रहा है, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं, तो डोमिनेंट उसे बोला जाता है। इफ़ द पेरेंट्स हैज़ द डिसऑर्डर, अगर पेरेंट्स में ये डिसऑर्डर है तो बच्चे में चांसेस जो बनेंगे वो हर दो बच्चे में से एक को ये डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है ना। तो ये पारिवारिक होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके भी पार्ट्स आते हैं, कुछ तो लिखा हुआ था। एक लिखा होता है आपका एकॉन्ड्रोप्लाजिया। एकॉन्ड्रोप्लाजिया तो आपने देखा होगा कि ये बोन डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, डिसऑर्डर है जो क्या करता है, डॉफिज्म जिसे बौनापन बोलते हैं उसको पैदा करता है। तो ये याद रखना, एकॉन्ड्रोप्लाजिया। ठीक है ना। तो ये अगर पिता मान लीजिए अगर कैसे थे, डॉफ थे, बौने थे, तो बच्चे के भी चांसेस होते हैं कि डॉफ होने के, या माँ डॉफ है तो बच्चे के भी चांसेस होते हैं। ठीक है ना। पर दो में से एक चांस बनता है इसका। फिर आता है मरफान सिंड्रोम। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, जिससे क्या होती है कि लिम्स जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना। दूसरी प्रोसेस आती है रिसेसिव। तो इसमें क्या होता है, ये एबनॉर्मलिटी को दिखाता है। इसमें क्या होता है कि अब रिसेसिव में, जैसे मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया कि डोमिनेंट में क्या होता है, कि डोमिनेंट में क्या होता है, एक पेरेंट्स में होता है ये, मतलब माता पिता में से एक में होगा। रिसेसिव में दोनों को होता है, बोथ पेरेंट हैव अ कॉपी ऑफ द एबनॉर्मल जीन। इससे चांसेस क्या बनते हैं कि उनके बच्चों में चांसेस बन जाते हैं, कम हो जाते हैं। 4 में से 1 चांस में ये देखने मिलता है कि उसमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी। मैंने फिर से बता देता हूँ, डोमिनेंट में क्या होता है कि माता पिता में से एक को होगा और बच्चों में से 2 में से 1 केस बन सकता है, 50% चांस है कि एबनॉर्मलिटीज आ जाए। रिसेसिव केस में क्या होता है कि दोनों कैसे होंगे, एबनॉर्मल होंगे, तो फिर चांसेस बनेंगे 4 में से 1 कंडीशन के। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। हैविंग द डिसऑर्डर, एग्जांपल आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, आप जानते हैं जो आपका लंग्स से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, वो कॉज करती है एक्सेसिव म्यूकस को। ये म्यूकस तभी बनता है जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरस इन्फेक्शन हमारे शरीर में आता है, तो आपने देखा गले में म्यूकस बनने लग जाता है। उसी तरीके से पेट की तरफ भी म्यूकस बनने लग जाता है, लंग्स की तरफ भी म्यूकस बनता है। तो इस सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि आपकी लंग्स की जो क्या होती हैं, आपकी बोल सकते हैं लंग्स के चारों और जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी मौजूद, या जो ग्लैंड्स कनेक्ट होती हैं आपकी लंग्स से, उसमें एक्सेस वे में क्या लगने लग जाता है, आपका म्यूकस बनने लग जाता है। इससे कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, खासकर जैसे पैनक्रियाज वर्क में दिक्कत हो सकती है, आपको जो पैनक्रियाज होता है उसमें दिक्कत आ सकती है। फूड को पचाने में भी, खाने को पचाने में भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना। आई थिंक पैनक्रियाज को जो बोला जाता है वो अग्नाशय बोला जाता है।
सिकल सेल एनीमिया आपने सुना होगा, जिसमें आपकी जो ब्लड होती है, आप जानते हैं ब्लड की जो होती है, ब्लड कैसा होता है, कॉनकेव शेप होता है, बाई कॉनकेव शेप में होता है। तो अगर ये सिकल में आ जाए, सिकल मतलब होता है जो आपने देखा होगा इस तरीके का शेप आ जाता है, तो अगर इस तरीके से इस तरीके में बदल जाती हैं तो होता क्या, वो सिकल सेल बोला जाता है। तो इससे होता है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती नॉर्मली, तो इंसान की मौत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिकल सेल डिसीज़ में, ठीक है ना। तो ये भी कैसे होती है, आपकी जेनेटिकल होती है। एक होती है टाई-सेक डिसीज़, इसमें क्या होता है आपका, ये भी इनहेरिटेंट कंडीशन है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिक्लाइन करने लग जाता है आपका, ठीक है ना। और ये कंडीशन काफ़ी फैटल होती है, मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, खासकर जो बच्चा होता है लगभग 5 साल से छोटा, उसमें ये ज़्यादा चांसेस देखने मिलती हैं, ठीक है ना। एक्स लिंक्ड बोलते हैं, तो डिसऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स लिंक्ड होता है जब वो एक्स से संबंधित हो, क्योंकि देखो मेल और फीमेल में एक चीज़ तो कॉमन होती है, सेक्सों में वो होता है एक्स, वाई तो होता नहीं है फीमेल में, वाई तो मेल्स में होगा। तो जो एक्स होता है उसके आधार पर देखा जाता है, तो मेल्स आर मेनली अफेक्टेड एंड हैव द डिसऑर्डर। तो ये इससे जो तो ज़्यादा जो आपके एक्स लिंक से प्रभावित होते हैं वो कौन होते हैं, आपके मेल्स होते हैं। डॉटर ऑफ द मैन विद द डिसऑर्डर आर कैरियर्स ऑफ द ट्रेट। और जो उस आदमी की जो बेटी होगी वो कैरियर का काम करेगी आगे जाके अपने बच्चों में। उनमें क्या होता है कि उस आदमी को जिसको क्या है, आपका एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बेटी में तो ये चीज़ देखने नहीं मिलेगी, पर वो कैरियर बन जाएगी। कैरियर बन जाएगी मतलब कि आगे जाके उसके जो बच्चे होंगे उसमें से 2 में से 1 चांस ये बनेगा कि उसको ये बीमारी देखने को मिले, एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर देखने को मिले। अच्छा, तो जो और खासकर किसको, खासकर ये होता है जो बेटा होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सन ऑफ द वुमन हु आर द कैरियर्स ईच हैव 1 in 2 चांसेस ऑफ हैविंग द डिसऑर्डर। अच्छा, जो महिला होती है उसके बेटी को नहीं होती, जैसे आपने सुना होगा जो आपका कौन सा होता है, कलर ब्लाइंडनेस वाले होते हैं, तो ये भी जेनेटिकल होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा ना, कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं उसकी कैरियर कौन होती है, फीमेल होती है, ठीक है ना, फीमेल होती है, वुमन होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कौन होती है, वुमेन होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस बच्चों में आ सकते हैं, खासकर किस में, अगर बॉय है हुआ, अगर लड़का हुआ तो उसके चांसेस 50% है, लड़की के नहीं होते। लड़की के चांसेस बहुत माइन्यूट्स होते हैं, ठीक है ना। जो अगर लड़की पैदा होती है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस आपने देखा होगा कि रेड और ग्रीन में वो पता नहीं कर पाते, रेड और ग्रीन कलर उसमें पता नहीं लगा पाते कि कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है। तो अगर कोई कैरियर है कि कोई फीमेल है जैसे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट ये चांसेस होगा कि हर 2 में से 1 बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी देखने को मिल सकती है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक होता है डॉशेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है कि मसल वेस्टिंग होती है, मसल काफ़ी ज़्यादा लूज पड़ जाती है। हीमोफीलिया आपने जाना होगा, हीमोफीलिया आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा कि हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपका जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि अगर कट फट पड़ गया कहीं पे बॉडी पे तो खून बहुत ज़्यादा बहने से मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो हमारे अंदर का क्लॉटिंग एजेंट होता है वो काम नहीं करता हीमोफीलिया के केस में। तो लिखा हुआ लो लेवल्स ऑफ द लैक ऑफ द ब्लड प्रोटीन दैट इज नीडेड द क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग नहीं कर पाता, आपने देखा होगा जब हाथ वगैरह कुछ कर जाता है तो ब्लड एकदम से जमने लग जाता है, जिससे ब्लड रुक जाता है। तो हीमोफीलिया में एक कंडीशन देखने को मिलती है, ब्लड बहता ही रहता है। अच्छा, हाउ जेनेटिकल चेंजेस आर पास लॉन्ग इन अ फैमिली, किस तरीके से पास ऑन होते हैं, तो द वे इज द जीन इज द इनहेरिटेड, ठीक है ना। कैन हेल्प द डिटरमाइन द रिस्क ऑफ इन द करंट और द फ्यूचर प्रेगनेंसी। तो अगर वर्तमान या फिर कब बोल सकते हैं भविष्य में कोई प्रेगनेंसी आती है महिला को, द रिस्क ऑफ द हैविंग अ बेबी विद द बर्थ डिफेक्ट फ्रॉम द जेनेटिकल चेंजेस इंक्रीज, ये बढ़ जाते हैं। द पेरेंट्स हैव अनदर चाइल्ड विद द जेनेटिकल डिसऑर्डर, तब भी चांसेस है अगर एक किसी बच्चे को क्या है जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो आगे भी जाके ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फिर फैमिली हिस्ट्री हो जेनेटिकल डिसऑर्डर की, तब भी ये देखने को मिल सकता है। किसी एक बोल सकते हैं माता पिता में से एक को क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज हो, तब ये देखने को मिलता है। या फिर जो बच्चा है वो जब क्या था, माँ के पेट में था, तब ये चीज़ देखने को मिल सकती है, और ये अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। फैमिलीज एट द रिस्क फॉर द जेनेटिकल डिसीजेज में वांट टू टॉक विद द सर्टिफाइड जेनेटिकल काउंसलर। अगर किसी को भी, क्योंकि ये तो पता होगा ना, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो पता होगा भाई कि ये आपका जो डिसऑर्डर है ये फैमिली वाइज चलता हुआ इनहेरिटेड है। उस टाइम पे माता पिता को क्या करना चाहिए, अगर बच्चे को बोल सकते हैं कि अगर उसकी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट करवाना है तो सर्टिफाइड आपका जेनेटिकल काउंसलर होना चाहिए, जो बिल्कुल आपको क्या कर देगा, उसके बारे में एक अच्छा सा कंसल्टेंट या कंसल्ट करेगा। मेकिंग अ चार्ट ऑफ द फैमिलीज मेंबर एंड देयर हेल्थ हिस्ट्रीज कैन हेल्प सो रिस्क फॉर द सर्टेन प्रॉब्लम। जेनेटिकल काउंसलिंग ऑल्सो हेल्प द पेरेंट्स अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द डिसऑर्डर एंड वेज इट मे बी प्रिवेंटेड और ट्रीटेड।
तो इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है, ट्रीट भी किया जा सकता है। अगर किसी जेनेटिकल काउंसलर को आपके करते हैं संपर्क करते हैं, उससे अगर कोई समाधान मिल सकता है, वो बता सकता है कि क्या समाधान हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। अच्छा, गेटिंग द जेनेटिकल टेस्टिंग, तो कौन कौन सी टेस्टिंग हो सकती है? ईच पेरेंट डीएनए में नीड टू बी चेक्ड, ठीक है ना। प्रत्येक जो कौन है आपका पेरेंट्स हैं उनमें से डीएनए चेक करना पड़ेगा। दिस इज डन टू लर्न अबाउट द सम जेनेटिकल इनहेरिटेंस, जिससे पता लग सकेगा कि ये जेनेटिकल इनहेरिटेंस पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। प्री नेटल टेस्टिंग कैन ऑल्सो बी डन टू चेक द बेबी इन द वॉर्म। प्री नेटल टेस्टिंग कर सकते हैं किस टाइम पे, जब बच्चा कहाँ होता है, माँ के पेट में होता है। तो टेस्टिंग कौन कौन सी कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है। तो टेस्ट यूज द साउंड वेव्स, आप जानते हैं अल्ट्रासाउंड की होती है, आपकी साउंड वेव्स होती हैं, टू लुक एट द हाउ अ बेबी इन द वॉर्म इज ग्रोइंग, किस तरीके से बच्चा ग्रो कर रहा है माँ के पेट पे। एक होता है आपका कोरियोनिक विलियस सैंपलिंग, याद रखना CVS। ये जो टेस्ट होता है ये सैंपल ऑफ टिश्यू को लेता है, टिश्यूज़ का सैंपल लिया जाता है और ये देखा जाता है कि बच्चे को, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, पेट के अंदर। अच्छा, एक आता है आपका एमिनोसेंटेसिस, द टेस्ट यूजेज अ सैंपल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द सैक। सैक होता है जिसमें जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चे का जो सैक होता है, बाहर की जो लेयर होती है माँ के पेट के अंदर, तो उससे चेक किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, कि देखा जाता है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं उससे। एक होता है आपका नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग होती है, ये टेस्ट इन्वॉल्व द टेकिंग द ब्लड सैंपल को लिया जाता है, किसका, माँ का लिया जाएगा। और तब देखा जाता है कि कहीं एन्यूप्लॉइडी कंडीशन तो नहीं है, कि वो एन्यूप्लॉइडी मैंने कौन सा बोला था, या तो वो 3 में बदल जाएगा या तो सिंगल रह जाएगा, या तो ज़्यादा हो जाएंगे क्रोमोसोम या तो फिर क्या हो जाएंगे आपके, सिंगल रह जाएगा। कैरियर स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। टेस्ट यूजेज सैंपल ऑफ द ब्लड फ्रॉम ईच पेरेंट टू चेक इफ दे कैरी द जेनेटिकल चेंजेस फॉर द सर्टेन जेनेटिकल कंडीशन। तो कई सारे टेस्ट होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के जो क्रोमोसोम्स हैं वो एबनॉर्मल है कि नहीं है, या बच्चे को प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है बीमारियों से कि नहीं बचाया जा सकता। तो कई सारे टेस्ट आज की डेट में होते हैं। अच्छा, दूसरे तरीके की जो एबनॉर्मलिटी हम सुनते हैं वो न्यूमेरिकल होती है। अलग कुछ नहीं है, सेम है। न्यूमेरिकल मतलब होता है जब या तो ट्राइसोमी या फिर मोनोसोमी देखने को मिलती है, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो मैंने अभी बताया ना आपको। देखो, एन्यूप्लॉइडी में अभी बताया था, एन्यूप्लॉइडी तो होता है या तो ज़्यादा होंगे या तो कम होंगे, तो उसमें भी ट्राइसोमी मोनोसोमी बताया था। तो एक सिर्फ क्या बदला हुआ रूप है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी से भी समझा जा सकता है। या तो ट्राइसोमी होगी मतलब 3 बन जाएंगे क्रोमोसोम, 3 एक साथ आ जाएंगे, या फिर मोनोसोमी एक ही रह जाएगा, ठीक है ना, एक हट जाएगा। तो व्हाट आर द न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज? तो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज आर द टाइप ऑफ द क्रोमोसोम डिफेक्ट. These type of the birth defects occur when there is a different number of the chromosome in the cells of the body from what is usually found. So instead of that there may be 45, जब आपका मोनोसोमी होगी, जब एक रह जाएगा, 2 की जगह, अब मान लो टोटल 46 है, एक गायब हो गया तो पेयर में से गायब होगा, और जिस पेयर से गायब होगा वहाँ पे सिंगल रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा, टोटल काउंट कितना आ जाएगा, 45। वहीं बात करें 47 की, तो 47 आपका ट्राइसोमी में होता है, 2 की जगह एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा उसमें, तो वो कितना हो जाएंगे आपके 46 जगह 47 होंगे, और एक जो पेयर है वो कितने का बन जाएगा, 3 का। तो हैविंग टू मैनी और टू फ्यू क्रोमोसोम्स में कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम और बर्थ डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, ट्राइसोमी क्या होती है? ट्राइसोमी को बोला जाता है जब आपके 3 क्रोमोसोम एक साथ अटैच नहीं भाई, एक साथ आ जाते हैं। जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम जब आपके 2 रहते हैं तो 2 की जगह कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तब उसे ट्राइसोमी बोला जाता है। आगे आने वाली वीडियो में जब ट्राइसोमी 21 बताऊंगा, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा, तब जाके आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ये वर्क करता है। तो लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल इफ योर बेबी इज बॉर्न विद द 21 क्रोमोसोम्स, जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम है जिसमें आपके 2 होंगे, अगर वहां पे 3 हो जाए रेदर देन द यूजुअल पेयर, योर बेबी वुड बी सेड टू बी द ट्राइसोमी 21, और इसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है ना, दिखाऊंगा डाउन सिंड्रोम की कंडीशन कौन कौन सी होंगी, ये अगली वीडियो में आपको पता लग जाएगा जब डाउन सिंड्रोम का लेके आऊंगा। अदर एग्जांपल ऑफ द ट्राइसोमी इंक्लूड द ट्राइसोमी 18 होता है आपका, एक ट्राइसोमी 13 होता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में लाऊंगा, जैसे आपका एडवर्स सिंड्रोम हो गया, आई थिंक 18 को बोलते हैं, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। और आगे लिखा अगेन ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 13 सिंपली मीन्स देयर आर द 3 कॉपीज, तो उसमें भी कितनी होती है, 3 कॉपीज होती है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं मोनोसोमी क्या होता है। तो मोनोसोमी में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ द 1 मेंबर ऑफ द पेयर, जब क्या होता है जोड़े में से एक क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है, उस कारण क्या हो जाता है, टोटल जो क्रोमोसोम काउंट हो जाता है 45 रह जाता है बजाय किसके, 46 के, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है, इफ योर बेबी इज बॉर्न विद द ओनली 1X क्रोमोसोम रेदर देन द यूजुअल पेयर either 2X or 1X and the 1Y chromosome, your baby would be said to be the monosomy X. मोनोसोमी X से होती है, मतलब देखो या तो Y हट जाएगा या तो दूसरा X हट जाएगा। मोनोसोमी और द पार्शियल मोनोसोमी इज द कॉज ऑफ द सर्टेन डिसीजेज सच एज द टर्नर सिंड्रोम, क्राइडू-चैट। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्राइडू-चैट आपका क्या होता है। क्राइडू-चैट आपका क्या होता है,
जैसे ये जो दिक्कत होती है ये होती है जब डिलीशन होती है आपके क्रोमोसोम नंबर 5 में। और टर्नर सिंड्रोम जो देखा जाता है वो फीमेल्स में देखने को मिलता है, इनफर्टाइल हो जाती हैं फीमेल्स, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, एक्स नॉट आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे अलग अलग, ठीक है। और तो इस वीडियो का जो आपका क्या है लिंक है वो मैं कॉन्सेप्ट एकेडमी के चैनल पे आपका क्या कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज दूंगा, आपका टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में आपको ये वीडियो दिख जाएगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे मेरे द्वारा वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएँ। फेसबुक पे हमारा चैनल है कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से, वहाँ पे आप हमारे फेसबुक चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ ही देर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।